गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग आयोनिक मास देखने वाले हैं। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए आयनिक मास, जिसमें से आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आपने देख लिया था। लेकिन अब आपको देखना है किसके बारे में, आयोनिक मास के बारे में, कि आयोनिक मास क्या इंडिकेट करता है। तो आयनिक मास के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे हम एटॉमिक मास कैसे बोलते थे, तो ज़रा सोचिएगा। 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है, उसी को कहते हैं एटॉमिक मास। 1 AMU के तुलना में मॉलिक्यूल कितना गुना भारी है, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और 1 AMU के तुलना में आयन कितना गुना भारी है, इसी को कहा जाता आयोनिक मास। अब इस आयनिक मास को समझाने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अगर लिया जाए 1 मोल, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा 1 मोल, तो 1 मोल में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12, ज़रूरी नहीं कि 12 केला ही होगा। 1 दर्जन किताब तो 12 किताब बन जाता है। 1 दर्जन पंखा तो 12 पंखा बन जाता है। 1 दर्जन बल्ब तो 12 बल्ब बन जाता है। मतलब 1 दर्जन का मतलब 12 कोई भी एंटिटी हो सकते हैं, कोई भी प्रजाति हो सकते हैं, कुछ भी पार्टिकल हो सकते हैं। उसी प्रकार से 1 मोल भी उसी के जैसा है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। 1 मोल का मतलब सीधा समझिए कि 6.022 इंटू 10⁻23, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, अगर बोल दिया जाए 1 मोल बुक, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स हो जाएंगे। 1 मोल अगर कॉपी बोल दिया जाए, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपी बन जाएगा। तो 1 मोल कुछ भी लिया जाएगा तो उसकी संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर जाती है। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही है। अब यहीं पे अगर 1 AMU की बात किया जाए, 1 AMU, तो 1 AMU में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU में क्या होता है, तो 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 AMU को भी आप ले सकते हैं। तो 1 AMU क्या है, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने का एक यूनिट है कि AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो आप 1.67 गुना 10 का पावर -24 से गुना कर देंगे, तो वो AMU किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। जैसे छोटा सा लाइन समझिए आप, एक केजी में होता है कितना, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 2 केजी में 2000 ग्राम। तो हमने क्या किया, 2 केजी को अगर ग्राम में बदलना है तो उसको 1000 से गुना करते हैं। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता। उसी प्रकार से AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 गुना 10 का पावर -24 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ का जानकारी यही बताता है। और देखिए, एक जानकारी मैंने पिछले लेक्चर में साबित भी किया था कि 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.67 गुना 10 पावर -24, इन दोनों ही न्यूमरल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों ही संख्या का गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। तो लाइन ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.67 गुना 10 का पावर -24, इन दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इन दोनों ही संख्या को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 1 निकल जाएगा। लाइन समझ गए होंगे। चलिए देखिए, इसको नोट कीजिए। इसकी जानकारी हमें ज़रूरत होगी, जब ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे लिखेंगे ही। लेकिन आप समझ लीजिए, 1 मोल के लिए 6.022 गुना 10 का पावर 33 पार्टिकल होते हैं। 1 AMU में 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम होता है। और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो जैसे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, उसी प्रकार से AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 गुना 10 का पावर -24 से गुना करना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे। और ये 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.67 इंटू 10⁻24, इन दोनों ही संख्या का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। इसको मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान इतनी बड़ी नंबर आएगा
तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इन दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्ट कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है क्या चीज़, तो आयोनिक मास। आयोनिक मास के बारे में मुझे जानना होता है, तो आयोनिक मास में सबसे पहले क्या जानते हैं, तो कोई आयन 1 AMU के तुलना में कितना गुना भारी है, कोई आयन 1 AMU के तुलना में कितना गुना भारी है, वही कहलाता है आयनिक मास। इसको मिटा दिया जाए। देखिए फिर से यहाँ पे ले रहे हैं आयोनिक मास, हेडिंग डालिए, लिखिए आयोनिक मास। हमारा हेडिंग है आयोनिक मास किसे कहते हैं। तो देखिए 1 AMU के तुलना में, 1 AMU हमारा क्या है, बटखरा है, एक यूनिट है, मास को तोलने का छोटा सा यूनिट है। उस 1 AMU के तुलना में आयन कितना गुना भारी है, उस 1 AMU के तुलना में आयन कितना गुना भारी है, इसी को कहा जाता है आयोनिक मास। तो लिखिएगा लाइन कि आयोनिक मास इंडिकेट्स, आयोनिक मास रिप्रेजेंट्स, आयोनिक मास दर्शाता है हाउ हेवी एन आयन इज, आयन इज रिलेटिव टू आप लिख सकते हैं हाउ हेवी एन आयन इज, कोई आयन कितना गुना भारी है, रिलेटिव टू किसके तुलना में, तो आप दे सकते हैं 1 AMU। लेकिन 1 AMU को हम अगर एक्सपेंड करके लिखें तो आप जानते होंगे 1 AMU किसे कहते हैं, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है, कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है, वही कहलाता है 1 AMU। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव टू 1/12 of the mass of single atom of कार्बन 12 आइसोटोप, ऐसे लिखेंगे। अब गौर से देखिए एक लाइन, कार्बन 12 जो आइसोटोप है, उस कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है, वही है 1 AMU। हम इतना बड़ा जो डेफिनेशन को लंबा किया है, ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ लाइन है, आप इस अंडरलाइन किए हुए लाइन को देखिए तो आपको एक चीज़ बताएगा कि जो हमारा कार्बन 12 आइसोटोप है, उस कार्बन 12 आइसोटोप के सिंगल एटम, एक एटम के मास का 1/12 पार्ट, इसका मतलब 12वां हिस्सा। तो कोई कार्बन 12 का एटम है, उसके एक एटम का मास लीजिए, उसका जो 12वां हिस्सा है वही तो 1 AMU कहलाता है। तो परिभाषा को बस लंबा करने के लिए मैंने इस लाइन को लिख दिया है, मैं इसको चाहूँ तो शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो कहा जाता है ये कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है, उसके तुलना में कोई आयन रिलेटिव टू, उसके तुलना में आयन हाउ हेवी, कितना गुना भारी है, वही कहलाता है आयोनिक मास, उसी को दर्शाता है आयोनिक मास। यानी देखिए पूरी कहानी ऐसी है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, सुनिएगा लाइन मैंने क्या बोला फिर से समझिएगा। कार्बन 12 उसके एक एटम का मास लीजिए और उसका 12वां हिस्सा से कोई आयन कितना गुना भारी है, इसी को कहा जाएगा आयोनिक मास। और आप जानते हैं कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है, उसके एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है, वही तो 1 AMU कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको हम आगे चाहें तो और आगे डिफाइन कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके क्या, तो ऐसे लिखेंगे आयोनिक मास रिप्रेजेंट्स how heavy an ion is relative to 1 AMU।
देखिए वही बात है, एग्जैक्टली उसी परिभाषा को मैंने बदल दिया है। जो अंडरलाइन किया हुआ लाइन है उस लाइन के बदले मैंने क्या दे दिया, 1 mu दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के, सिंगल एटम, एक एटम के मास का जो 1/12 पार्ट होता है, जो 12वां हिस्सा होता है, वही हमारा 1 mu कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि आयोनिक मास रिप्रेजेंट्स हाउ हेवी एन आयन इज रिलेटिव टू देख रहे हैं, रिलेटिव टू, और ये जो अंडरलाइन किया हुआ लाइन है उसके बदले मैंने क्या दे दिया, 1 mu दे दिया, क्योंकि 1 mu का डेफिनेशन यही होता है कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है वही क्या कहलाता है, 1 mu। तो अब आयोनिक मास को मैंने रिप्रेजेंट ऐसे किया है कि 1 mu के तुलना में, रिलेटिव का मतलब उसके तुलना में, तो 1 mu के तुलना में आयन हाउ हेवी, कितना गुना भारी है, उसी को दर्शाता है आयनिक मास। तो आयनिक मास दर्शा रहा है, आयनिक मास आपको बता रहा है कि 1 mu के तुलना में आयन कितना गुना भारी है, उसी को कहेंगे आयोनिक मास। तो जरा गौर से सोचिए, फिर से मैं इसको फार्मूला के टर्म में लाता हूं, कैसे हमारा फार्मूला बनेगा। तो देख लीजिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बनता है आयोनिक मास बराबर, मान लीजिए अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि किसी क्लास में सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं। तो मास्टर साहब मान लीजिए कि 50 kg के हैं, 50 किलोवा, मास्टर साहब 50 kg के हैं, मतलब 50 किलोवा है, और बच्चा जो पढ़ रहा है वो मान लीजिए कि 25 किलोवा है। ऐसा है, मास्टर है 50 किलोवा और बच्चा है 25 किलोवा। तो अगर बोल दिया जाए मास्टर कितना गुना भारी है, तो आप फटक से बोल देंगे केजी कट गया, 25 दूनी 50, यानी 2 गुना भारी है। तो आप जरा सोचिए, मैंने क्या बोला, बच्चा के तुलना में मास्टर कितना गुना भारी है। तो बच्चा के वजन को नीचे रखा, मास्टर के वजन को ऊपर रखा, यानी जिसको तुलना करते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। मास्टर कितना गुना भारी, तो मास्टर के वजन को ऊपर, बच्चा से कितना गुना भारी, तो बच्चा के वजन को नीचे। एग्जैक्टली इसी प्रकार से आयनिक मास में हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि आयन कितना गुना भारी है, तो आयन के वजन को ऊपर, और 1 mu से कितना गुना भारी है, तो 1 mu को नीचे। और से देखिए मैंने क्या बोला, लाइन हमने बोला मास्टर कितना गुना भारी है बच्चा से, तो मास्टर कितना गुना भारी, तो मास्टर के वजन को ऊपर, और बच्चा से कितना गुना भारी, तो बच्चा के वजन को नीचे। उसी प्रकार से आयनिक मास क्या कहता है, तो आयन कितना गुना भारी, तो आयन के वजन को ऊपर, और 1 mu से कितना गुना भारी, तो 1 mu को नीचे। तो सीधे समझिए ना, जिसको तुलना करते हैं उसको रखते हैं ऊपर में, और जिससे तुलना करते हैं उसको रखते हैं नीचे में, और उन दोनों का बट्टा लगा देते हैं, रेशियो ले लेते हैं, तो जो वैल्यू होता है उतना गुना भारी होता है। तो आयन कितना गुना भारी है, तो आयन के वजन को ऊपर, 1 mu से कितना गुना भारी है, तो 1 mu को नीचे। मतलब हमारा यहाँ पे ये फंडा चलेगा कि हम आयन के वजन को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास ऑफ 1 आयन, आयन कितना गुना भारी, तो आयन के वजन को ऊपर, और 1 mu से कितना गुना भारी, तो 1 mu को रखना पड़ेगा नीचे। लाइन आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक छोटा सा टर्म आपको समझाता हूँ, थोड़ा गौर से समझिएगा। जहाँ पे आप 1 mu लिखे हैं, क्योंकि इससे पहले जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया गया था उसमें ये चीज़ लिख के समझाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज़ों को बोल के निकल जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा लाइन। जहाँ पे आपने 1 mu लिखा है, उस 1 mu के बदले आप चाहें तो ये अंडरलाइन किया हुआ लाइन भी आप लिख सकते हैं। 1 mu के बदले, 1 mu के बदले आप चाहें तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इस अंडरलाइन किए हुए लाइन को भी 1 mu के बदले आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप 1 mu के बदले इस अंडरलाइन किए हुए लाइन को लिखेंगे, तो देखिए बात क्या बनेगा, जरा गौर से सोचिए। 1 mu के बदले इस अंडरलाइन किए हुए लाइन को आप नीचे अगर रख देंगे, तो हमारा एक दूसरा लाइन आ जाएगा, तो उसमें लिखा है आयनिक मास बराबर, ऊपर में तो मास ऑफ 1 आयन रहेगा,
और नीचे में 1 AMU के बदले क्या लिखा जाएगा, तो 1 AMU के बदले लिखा जाएगा 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो देखिए ऊपर में रहेगा मास और 1 AMU के बदले जो आप नीचे में ये लाइन लिखेंगे तो इस लाइन में भी देखिए क्या है, यहाँ पे मास। नहीं समझे क्या, 1 AMU के बदले अगर ये लाइन यहाँ पे नीचे उतार देंगे तो ऊपर में तो मास लिखा ही है और नीचे में भी ये मास का टर्म नीचे आ जाएगा। तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, जरा गौर से सोचिए, मास मास का रेशियो कट जाएगा। रेशियो मतलब क्या, उसका जो यूनिट होगा वो यूनिट कट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक समीकरण में, एक इक्वेशन में तो एक ही प्रकार के यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मास का यूनिट अगर यहां रखिएगा ग्राम, तो नीचे भी मास का यूनिट आपको रखना पड़ेगा ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऊपर में आप मास का यूनिट रखते हैं केजी, तो नीचे भी आपको मास का यूनिट रखना पड़ेगा केजी, और फिर से केजी और केजी कट जाएगा। तो जो यूनिट ऊपर में रहेगा उसी यूनिट को नीचे में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन में तो आप एक ही तरह के यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो मास का जो यूनिट ऊपर में रखा जाएगा वही यूनिट मास का नीचे भी रखा जाएगा, तो दोनों ही यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में मास का कोई यूनिट नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि यूनिट नहीं तो यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका मतलब इस आयनिक मास का यूनिट यहाँ पे आया बट रास्ते में कट गया, और जो वैल्यू आएगा बस एक न्यूमरल वैल्यू रहेगा, मैथमेटिकल नंबर रहेगा, इसका यूनिट तो कट जाएगा। मतलब आपको हम ये बोल सकते हैं कि आयोनिक मास जो होती है वो अपने आप में एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, आयोनिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप मेरे विचार से इस लाइन को कॉपी में कहीं पे साइड में लिख दें ऐसे कि आयोनिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसे लिख देंगे आयोनिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। आयोनिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास दोनों में समझाया था। आप जानते हैं एटम के लिए एटॉमिक मास वो भी यूनिटलेस था, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास वो भी यूनिटलेस था, और आयन के लिए आयोनिक मास ये भी यूनिटलेस है। इसका मतलब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास ये तीनों ही अपने आप में यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाते हैं। इन सब का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये सब एक प्रकार का रेशियो होता है। लाइन समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से निकल गया आयोनिक मास बराबर मास ऑफ 1 आयन बट्टा AMU, 1 AMU। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि आयनिक मास अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो अगर आपसे कोई बोले कि आयनिक मास 50, तो बोलेगा बिल्कुल सही है, 50 के आगे कोई यूनिट नहीं लगाना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। अगर आयनिक मास बोले 20 तो चलो ठीक है मान लेंगे, आयनिक मास 75 ये भी मान लेंगे। लेकिन अगर कोई बोल दे आयनिक मास 75 kg तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आयनिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। मतलब आयनिक मास में सिर्फ आप मैथमेटिकल वैल्यू बोल सकते हैं, उसमें किसी यूनिट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो आयनिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। अगर बोल दे कि आयनिक मास 75 ग्राम हुआ, गलत बात। 75 तो हो सकता है लेकिन ग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि आयनिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। इसी प्रकार से आयनिक मास अगर कोई बोले कि 75 AMU, ये भी गलत हो गया। 75 तक तो चलेगा, लेकिन आप जो AMU लगा रहे हैं वो तो आप कोई यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि आयनिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो आयनिक मास 20 बोले ये भी सही है, आयनिक मास 1000 बोले ये भी सही है, चल सकता है ये सब वैल्यू। लेकिन अगर इसमें कोई यूनिट लगा देगा, इसका मतलब आयनिक मास के बारे में आप गलत जानकारी दे रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि आप इस लाइन को समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। ये आयनिक मास बराबर यहां से निकल जाएगा मास ऑफ 1 आयन और बट्टा में रहेगा 1 AMU। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, अगर इसको कोना कोनी गुना कर दिया जाए, तो कोना कोनी गुना करने से देखिए क्या फर्क पड़ता है। आयनिक मास को गुना हो जाएगा किससे, 1 AMU से, और यहाँ पे निकल जाएगा, मान लीजिए बट्टा में 1 रख दिए तो हो जाएगा मास ऑफ 1 आयन। यानी यहाँ से निकल जाएगा मास ऑफ 1 आयन, तो यहाँ से आ जाएगा क्या चीज़, मास ऑफ 1 आयन बराबर क्या हो जाएगा, आयोनिक मास को गुना हो जाएगा 1 AMU से, तो यहाँ पे आयोनिक मास को गुना हो जाएगा किससे, 1 AMU से, गुना हो जाएगा 1 AMU से। अब एक लाइन देखिए,
आयोनिक मास को अगर आप गुना करते हैं 1 AMU से, तो AMU तो यूनिट है, ये तो रहेगा ही, लेकिन 1 से गुना करेंगे तो बताइए आयनिक मास को जब 1 से गुना होगा तो वो 1 से गुना होने पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 को 1 से गुना करें तो 5 रहता है, 10 को 1 से गुना करें तो 10 रहता है, x को 1 से गुना करें तो x रहता है, y को 1 से गुना करेंगे तो y रहेगा। उसी प्रकार से आयोनिक मास को अगर 1 से गुना करेंगे तो आयोनिक मास ही रहेगा, बस आगे में यूनिट क्या लग जाएगा? AMU लग जाएगा। आप इतने को पहले नोट कीजिए, मैं इसके बाद की बातें लिखता हूँ, इसके बाद की बातें मैं आपको समझाता हूँ। फटाफट इसको नोट किया जाए, मैं इसको मिटा दूंगा, जल्दी में इसको नोट कीजिए। आयनिक मास में आपने देखा कि यहाँ पे मास ऑफ 1 आयन बराबर, मास ऑफ 1 आयन बराबर क्या हो निकल चुका है, तो आयनिक मास को गुना हो जाएगा 1 AMU से। अब आप ही सोचिए 1 से गुना होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से मान लीजिए गुना हो गया फिर भी आयनिक मास ही रहेगा, तो इस चीज़ को मैं ऊपर ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा मास ऑफ 1 आयन बराबर क्या हो जाएगा? आयनिक मास को 1 से गुना हुआ तो आयनिक मास ही रहेगा, बस आगे में यूनिट क्या लगेगा? AMU। तो यहाँ पे रहेगा आयोनिक मास और इसके आगे यूनिट लग जाएगा आपका AMU। अब देखिए मतलब यहाँ से लाइन आपको ये निकल गया कि अगर आयोनिक मास दे दिया जाए, अगर आयोनिक मास दे दिया जाए तो उस आयोनिक मास में अगर आप लगा देंगे यूनिट AMU तो आपको निकल जाएगा मास ऑफ 1 आयन, यानी एक आयन का मास निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक मास दे दिया जाए तो उस आयनिक मास में अगर यूनिट लगा देंगे AMU तो वो क्या निकल जाएगा? मास ऑफ 1 आयन निकल जाएगा, एक आयन का मास निकल जाएगा। इसका मतलब आयनिक मास अगर दे दिया जाए 50, आयनिक मास का वैल्यू कितना दे दिया जाए? 50, तो मास ऑफ 1 आयन हो जाएगा 50 AMU। जहां पे आयनिक मास है उसके बदले मैंने 50 रख दिया, तो वहां से मैंने ये बोला आपको कि आयनिक मास अगर दे दिया जाए 50 तो इसका मतलब मास ऑफ 1 आयन क्या हो जाएगा? तो आयनिक मास के जगह रखेंगे 50 तो आगे में यूनिट लगा देंगे AMU, 50 AMU। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर आयनिक मास दे दिया जाए तो एक आयन 1 आयन का मास निकालने के लिए जो भी आयनिक मास दिया जाएगा उस आयनिक मास में गुना करेंगे किससे? AMU से। तो चलिए मानते हैं हम एक फार्मूला निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आगे चलते हैं। लेट माना कि आयोनिक मास मान लीजिए किसी आयन का है, कैसे निकाला जाता है ये सिखाया जाएगा। माना कि आयनिक मास बराबर 96, आयनिक मास 96 मान लिया, किसी आयन का है, कैसे आएगा सब निकालना सिखाएंगे। लेकिन अभी मान लेते हैं कि कोई आयनिक मास है, किसी आयन का आयनिक मास दिया हुआ है कितना? 96। तो अगर बोल दिया जाए कि मास ऑफ 1 आयन कितना होगा तो आप आयनिक मास के जगह पे, आयोनिक मास के जगह पे क्या रख देंगे? 96 और आगे में यूनिट क्या लगा देंगे? AMU। तो मेरे कहने का मतलब यहां से निकल जाएगा मास ऑफ 1 आयन बराबर क्या हो जाएगा? 96 AMU, ऐसा निकल जाएगा। अब आप देखिए एक लाइन, एक आयन का मास है 96 AMU। इस 96 AMU को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 96 गुना 1 AMU, तो वही हो गया 96 गुना 1 तो 96 ही होगा। तो अब देखिए मास ऑफ 1 आयन यानी एक आयन का मास हो गया 96 गुना 1 AMU। तो एक आयन का मास है 96 गुना 1 AMU, तो 2 आयन का मास होगा 96 गुना 2 AMU। 3 आयन का मास होगा 96 गुना 3 AMU। 4 आयन का मास होगा 96 गुना 4 AMU। 5 आयन का मास होगा 96 गुना 5 AMU। 10 आयन का मास होगा 96 गुना 10 AMU। तो एक दर्जन का मास होगा 96 गुना 12 AMU। उसी प्रकार से एक मोल का मास होगा 96 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 AMU। जैसे आपने एक दर्जन के लिए आपने किससे गुना किया? 12 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है
उसी प्रकार से एक मोल के लिए अगर आप निकालना चाहें तो एक मोल के लिए आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक दर्जन के लिए यदि आप 12 से गुना कर सकते हैं तो एक मोल के लिए किससे गुना करेंगे? 6.022 गुना 10 का पावर 23 से गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मास निकालते हैं। मास ऑफ 1 मोल आयन, अगर 1 डजन देते, एक दर्जन देते तो 96 गुना 12 AMU लिखना पड़ता, लेकिन हमने दर्जन नहीं दिया, हमने मोल दिया। तो 1 मोल के लिए तो 1 मोल में जितना संख्या होता है उससे गुना करें, आ जाएगा 96 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 AMU, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए लाइन, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक चीज़ आपको ये भी पता है, इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा समझते रहिएगा। एक दर्जन में 12 से गुना, तो एक मोल में 6.022 गुना 10 का पावर 23 से गुना करते हैं। देखिए एक लाइन और आपको मैं समझाता हूँ। जैसे 1 kg में लिखते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, उसी प्रकार से आप 1 AMU में लिखेंगे 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। तो देखिए 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में तो 2 गुना 1000 ग्राम, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी केजी को ग्राम में बदलने के लिए इस हज़ारिया से गुना करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। तो उसी प्रकार से AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 गुना 10 का पावर -24 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 AMU में 1.67 गुना 10 का पावर -24 होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि केजी को ग्राम में बदलने के लिए, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता, ठीक उसी प्रकार से AMU को भी ग्राम में बदलने के लिए 1.67 गुना 10 का पावर -24 से गुना करना पड़ेगा। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे इतना AMU आ गया है। इस AMU को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 गुना 10 का पावर -24 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुना करते हैं, तो आ जाएगा हमारा वैल्यू कितना, तो देखिएगा आ जाएगा 96 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 गुना AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम बन जाएगा। AMU ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आते ही मैंने दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन बताया था 1, याद है क्या? जब से मैंने स्टार्ट किया था आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग के टाइम में ही मैंने लिखा था कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, इन दोनों ही संख्या का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों ही संख्या का गुणनफल 1 के बराबर होता है, और ये पिछले लेक्चर में साबित भी किया गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 96 गुना 1 ग्राम, ऐसे लिख देंगे 96 गुना 1 ग्राम। अब देखिए 1 मोल आयन का मास, 1 मोल आयन का मास हो गया 96 गुना 1 ग्राम, समझ रहे हैं क्या? तो बताइए 2 मोल आयन का मास होगा 96 गुना 2 ग्राम, 3 मोल आयन का मास होगा 96 गुना 3 ग्राम, 5 मोल आयन का मास होगा 96 गुना 5 ग्राम, 10 मोल आयन का मास होगा 96 गुना 10 ग्राम। तो देखिए 1 मोल के लिए 1 से गुना, 2 मोल के लिए 2 से गुना, 4 मोल के लिए 4 से गुना, 5 मोल के लिए 5 से गुना, यानी वाकई में आपको जो ये नंबर दिखता है जहाँ 1 लिखा है, ये 1 क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो ये 1 मोल बता रहा है। 1 मोल यानी 1 मोल है तो 96 गुना 1 ग्राम, यहीं 2 मोल रहता तो 96 गुना 2 ग्राम होता। यानी ये जो डिजिट है, ये डिजिट किसका स्थान पे आया है? ये मोल के स्थान पे आया है। इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, तो मोल, एक के जगह पे आप लिख सकते हैं मोल, और गुना तो गुना दिया। अब देखिए ये 96 96 96 96 96, ये 96 है क्या वाकई में? तो आयोनिक मास है। आपने आयोनिक मास को ही माना था कितना, 96, तो ये 96 वाकई में क्या है? तो आयोनिक मास है। तो 96 की जगह पे लिखना पड़ेगा आयोनिक मास। और देखिए आपको क्या निकल चुका है? तो मास निकल गया है।
आप देख रहे हैं ना, ये इतना ग्राम है, तो ग्राम हो या केजी हो या क्विंटल हो या टन हो, ये सब के सब क्या होते हैं, मास की यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे मास आपने निकाला है 96 गुना 1 ग्राम, यानी आयोनिक मास और मोल को यदि आप गुना करते हैं तो आपको क्या निकलता है, मास निकलता है। और वो भी मास किस में निकलेगा, केजी में कि ग्राम में, तो ग्राम में निकलेगा। तो यहाँ से आपको निकल चुका है मास किस में, ग्राम में। तो देखिए हमारा फार्मूला बन गया कि यदि मास आपको निकालना हो, जी मतलब ग्राम में, तो आयोनिक मास को गुना करना पड़ेगा उसके मोल से, आयोनिक मास को मोल से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, क्या चीज़, तो अगर मास ग्राम में निकालना हो तो आयोनिक मास को गुना कर दीजिए मोल से। ये आपका एक अपने आप में फार्मूला निकल चुका है। अक्सर किताब में फार्मूला ऐसा नहीं, इस फॉर्मेट नहीं, दूसरे फॉर्मेट में लिखे रहते हैं कि अगर आपको मोल निकालना है, क्योंकि आप तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर तरह से आप चाहेंगे कि मोल को ही निकालना। तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ग्राम में, और ये गुना में जो आयनिक मास है, ये आयनिक मास कहाँ जाएगा, भागा में आ जाएगा। गुना मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर के इस साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो मोल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, मास ग्राम में, और बट्टा में क्या आ जाएगा, आयोनिक मास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल गया, क्या चीज़, तो मोल अगर निकालना हो तो आपको मास डालना पड़ेगा किस में, ग्राम में, और बट्टा में क्या लिखना पड़ेगा, आयोनिक मास। अब एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि पिछले तीसरे लेक्चर से 3 लेक्चर में यही चीज़ हुआ है। एक में पढ़ाया गया था एटॉमिक मास, एक में पढ़ाया गया था मॉलिक्यूलर मास, और एक में पढ़ाया गया आयोनिक मास। जब एटॉमिक मास पढ़ाया गया तो वहाँ पे फॉर्मूला ये निकला कि मोल बराबर मास ग्राम में बट्टा में एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास पढ़ाए थे उस समय ये फार्मूला निकला था। उसके बाद जब मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ाया तो वहाँ पे फार्मूला निकला मोल बराबर मास ग्राम में बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। और जब आयोनिक मास के लिए मैंने फार्मूला पढ़ाया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साबित हो रहा है फार्मूला, क्या चीज़, मोल बराबर मास ग्राम में बट्टा में आयोनिक मास। तो एक बात तो श्योर हो गया कि सर चाहे एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या आयनिक मास हो, सब में आप मोल ही निकाले हो और सब में आप मास ग्राम में ही रखते हो। बस जब एटॉमिक मास की बात होती है तो एटॉमिक मास से भागा देते हो, मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक चलता था तो मॉलिक्यूलर मास से भागा देते हो, या आयनिक मास का टॉपिक अगर चल रहा है तो आयनिक मास से भागा देते। हर किसी में आप मोल ही निकालोगे, मास ग्राम में ही रखोगे, कभी एटॉमिक मास से भागा, कभी मॉलिक्यूलर मास से भागा, कभी आयोनिक मास से भागा। जब एटम देगा तो एटॉमिक मास से भागा देंगे तो एटम का मोल निकल जाएगा। जब मॉलिक्यूल देगा तो मॉलिक्यूलर मास से भागा देंगे, उस समय मॉलिक्यूल का मोल निकल जाएगा। और जब आयन देगा तो आयोनिक मास से भागा देंगे और उस समय आयन का मोल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास तीनों के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। और इन तीनों को, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास, एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए आयोनिक मास, इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला करके हम बना देंगे मोलर मास, जिस वीडियो को लेकर आ रहे हैं हम अगले लेक्चर में। तो आपको ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो समझ में आ गई हो तो पक्के से हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें, और हमारी सर्विस को लगातार जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही निश्चित रूप से सारे बच्चे शेयर और सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो पक्के से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जहाँ तक होगी आपकी मदद की जाएगी। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।